कल मैंने सेमीकंडक्टर लेज़र जो हैं उनको स्टार्ट किया था और कंस्ट्रक्शन जो है ऑफ ए लेज़र डायोड, मैंने लेज़र डायोड की वर्किंग तक शायद आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, आज मैंने जो है इसको स्टार्ट करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लेज़र डायोड से। लेज़र डायोड जो है इसकी कंस्ट्रक्शन को हमने पढ़ना है। तो जो सिंपल सेमीकंडक्टर लेज़र डायोड होता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो मैं वन बाई करके लिखता हूँ। नंबर 1 मेटल कॉन्टैक्ट, मेटल का कॉन्टैक्ट। नंबर 2 पी टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल। नंबर 3 एक्टिव या इंट्रिंसिक रीजन, यानी कि आप कह सकते हैं कि एन टाइप मटेरियल। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे फिर एन टाइप मटेरियल। और पांचवें नंबर पे दोबारा मेटल कांटेक्ट। अब मैं अगर इसकी एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, ठीक है जी, ये एक ब्लॉक डायग्राम है। इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास जो है ये यहाँ पर मेटल कांटेक्ट है, ये वाला। ठीक है, मेटल कांटेक्ट, ये इधर से भी कांटेक्ट हुआ हुआ है और इधर से भी हुआ हुआ है। ये भी हुआ हुआ है और नीचे भी हुआ हुआ है। इसमें अब यहाँ पर जो है ये पी टाइप मटेरियल है और साथ ही इसके नीचे एन टाइप है और फिर नीचे यहाँ पर ये क्या है, ये मेटल कांटेक्ट है। अब जो इनपुट टर्मिनल्स हैं वो कनेक्टेड टू मेटल प्लेट्स विच आर सैंडविच टू एन टाइप एंड पी टाइप लेयर्स। इनपुट टर्मिनल्स, अब ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। ठीक है, तो ये टर्मिनल जो हैं ये किसके दरमियान में सैंडविच हुए हैं, पी टाइप और एन टाइप लेयर्स के दरमियान में। तो द इनपुट टर्मिनल्स के जो इनपुट टर्मिनल्स हैं आर कनेक्टेड टू मेटल प्लेट्स। वो किसके साथ कनेक्टेड हैं, मेटल प्लेट्स के साथ, विच आर
which are sandwiched जो कि सैंडविच्ड हैं टू एन टाइप एंड पी टाइप लेयर्स, एन टाइप और पी टाइप लेयर्स के दरम्यान में सैंडविच्ड हैं। दिस टाइप ऑफ लेज़र डायोड इज आल्सो कॉल्ड होमो जंक्शन लेज़र डायोड। होमो मतलब सेम, ठीक है, एक ही तरह का जंक्शन, क्योंकि दोनों साइडों पे मेटल प्लेट ही लगी हुई है ना, तो सेम जंक्शन जो है उसको होगा। तो दिस टाइप ऑफ लेज़र डायोड is known as homo junction laser diode। तो इसको हम होमो जंक्शन लेज़र डायोड का नाम भी देते हैं। तो जो इंट्रिंसिक रीजन है बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप मटीरियल, ये यूज़ होता है टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एक्टिव रीजन। एक्टिव, अब पी टाइप एन टाइप, जाहिर बात है कि पी टाइप के अंदर होल्स होंगे यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होंगे, एन टाइप के अंदर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होंगे। तो ये जो पी टाइप और एन टाइप की लेयर है ये एक एक्टिव रीजन का काम करेगी। एक्टिव यानी कि एक्टिव मीडियम का, लेज़र के अंदर एक्टिव मीडियम का कौन सा है, तो ये एक्टिव मीडियम का जो है वो काम करेंगे। तो ग्रेटर नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कामुलेट होंगे एट द जंक्शन। अब जारी बात है कि ये पी टाइप और एन टाइप की लेयर है, तो जब जंक्शन बनता है तो जंक्शन बनने में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अक्रॉस द बाउंड्री फ्लो करते हैं। जब वो अक्रॉस द बाउंड्री फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर या पीएन जंक्शन होता है उसके अंदर करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये क्रॉस द एक दूसरे के जो है वो करेंगे। अब जब ये करेंगे तो ये क्या करेंगे, आपस में रिकम्बाइन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को ट्रैक्ट करता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और नेगेटिव चार्ज कैरियर ये आपस में क्या करेंगे, ये रिकम्बाइन होंगे, और इसके नतीजे में जब ये रिकम्बाइन होंगे तो आपको इस आउटपुट के ऊपर एक अच्छी इंटेंस लेज़र जो है वो मिलेगी, ठीक है। यानी कि इसके आउटपुट के ऊपर ये लेज़र आना शुरू हो जाएगी। तो लेज़र लाइट जो अमिट होती है इस रीजन से, इस बीम को हम जो लेज़र डायोड में से निकलती है इसको फर्दर अगर आप फोकस करना चाहते हैं किसी जगह के ऊपर तो वहाँ पर आप कन्वर्जिंग ऑप्टिकल लेंस यूज़ कर लेते हैं। यानी कि लेज़र जहाँ पे आउटपुट पे आ रही है उसके आगे ऑप्टिकल लेंस लगा दें, तो लेज़र आएगी उससे टकरा कर जिस जगह पर आपने फोकस करना है उसके ऊपर आप उसको फोकस करवा लें, ऑप्टिकल लेंस जो है वो लगा दें। अब ये सारा जो रखा हुआ है ना, ये सारा पूरा जिसमें मेटल के कांटेक्ट, ये पूरा एक मेटल का केस है जिसके अंदर ये पूरा लेज़र डायोड आपने रखा हुआ है, ठीक है जी। ये क्या है, ये मेटल केस जिसके अंदर पूरा एन टाइप पी टाइप जो है मटेरियल्स एक्टिव मीडियम के तौर पर, यानी कि यहाँ पर जो एक्टिव मीडियम है वो क्या है, पीएन जंक्शन है। समझ आ रही है ना बात, यहाँ पर सेमीकंडक्टर लेज़र है ना, तो यहाँ पर एक्टिव मीडियम लेज़िंग के लिए कौन सा है, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जो है उसकी वजह से, और क्या वो वर्किंग है एलईडी की तरह की, लाइट इमिटिंग डायोड वाली, जिस तरह लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो लाइट को इमिट करता है। अब लेज़र डायोड के जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको ज़रा हमें देखना। अभी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन तो इसकी बता दी है कि ये क्या कंस्ट्रक्शन होती है। अब इसके ज़रा कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो ऑप्टिकल पावर और जो आपके पास करंट आती है उसके दरमियान में जो ग्राफ बनता है,
वो ज़रा ग्राफ आई हैव टू डिस्कस। तो लेज़र डायोड PI कैरेक्टरिस्टिक्स, लेज़र डायोड के पावर और करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इनको हमने स्टडी करना है। अब पहले भी इसको स्टडी करने के लिए, चूँकि करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो किसी चीज़ के करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको स्टडी करने के लिए उसका ग्राफ बनाना पड़ता है। मैंने PI का नाम लिया है, इसका मतलब है कि पावर और करंट की जो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान में मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ये देखें, ये इस तरफ ये आउटपुट पावर है, यानी कि वो जो लेज़र निकल रही है उसकी पावर, और इस तरफ जो है ये करंट आई है। अब ये जो ग्राफ है ये कुछ यहाँ से शुरू होता है इस पॉइंट पे, और इधर से आके यूँ चला जाता है। ठीक है जी, यानी कि एकदम ऊपर की तरफ स्पाइक करता है। अब ये यहाँ से अगर हम इसको इसके साथ मिला दें, ये लाइन, और एक ये रीजन है जो ये जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ तक का जो रीजन है ये वाला, ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन का रीजन है इधर, और ये रीजन जो है ये वाला, ये रीजन है स्टिमुलेटेड एमिशन का। ठीक है, इस रीजन को मैं कहता हूँ स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, और ये वाला जो है ये है रीजन ऑफ, इधर लिखने ऊपर रीजन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, और ये है रीजन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो ये क्या ग्राफ है, लेज़र डायोड PI प्लॉट। ये लेज़र डायोड का पावर और करंट के दरमियान में प्लॉट। अब ज़रा इसको हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो अब इसमें जो हमने ये ड्रा किया है ग्राफ, इसमें ऑप्टिकल पावर जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है P, ऑप्टिकल पावर P अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अबाउट है। और जो करंट इनपुट है लेज़र डायोड की, करंट इनपुट ऑफ लेज़र डायोड, दैट इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। ये किस पर है, एक्स एक्सिस पे है। जो हम करंट का फ्लो जो है उसको लेज़र डायोड में इंक्रीज़ करते हैं, तो जो ऑप्टिकल पावर आउटपुट है लाइट की वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज अप होती है एक सर्टन थ्रेशोल्ड तक, यानी कि एक थ्रेशोल्ड करंट तक इंक्रीज होती है। अच्छा, अब देखें ना कि ये इससे पहले नहीं करंट इंक्रीज होनी शुरू हुई है,
इस पॉइंट पे आकर इंक्रीज है। पहले आप इंक्रीज करते गए हैं लेकिन पावर में इंक्रीज नहीं आया, एकदम जब इस वैल्यू के ऊपर पहुंचा, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू थी, तो उसके बाद ऊपर गई है पावर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये थ्रेशोल्ड करंट है। ठीक है, ये हमारे पास ये थ्रेशोल्ड करंट का रीजन है। तो ये इंक्रीज करेगी कहाँ तक, थ्रेशोल्ड करंट तक। तो अनटिल दिस पॉइंट जो ज़्यादातर लाइट है वो एमिट होगी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी कि इस इधर तक जब तक आप इंक्रीज करते जाएंगे उधर तक जो लाइट एमिट हो रही है वो किसकी वजह से है, स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह। लेकिन जो ही ये रीजन पहुंचेगा, इसके बाद जब पावर ऊपर जाएगी बहुत तेज़ी से, तो अबव थ्रेशोल्ड करंट, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद इससे आगे जो है, यहाँ तक करंट जो है वो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुँची, अभी पहुँच रही है। ठीक है, जब यहाँ पे पहुँच गई तो ये थ्रेशोल्ड कंडीशन तक पहुँच गई। जब थ्रेशोल्ड कंडीशन तक करंट पहुँच जाएगी तो उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट होगा, यानी कि ये एकदम ऊपर गई, पावर एकदम बढ़ी और स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट हो गया। वो अब जाहिर बात है, स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है कि एम्पलीफिकेशन होना शुरू हो गया है, एम्पलीफिकेशन होना स्टार्ट हो गया। तो ये काज करता है जो आपकी पावर ऑफ आउटपुट लाइट है टू इंक्रीज अ लॉट इवन स्मॉलर इंक्रीज इन इनपुट करंट। आप थोड़ी सी भी करंट को इंक्रीज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पावर जो है वो आपको आउटपुट के ऊपर मिलेगी, लेकिन उसके लिए ये होना ज़रूरी है कि ये थ्रेशोल्ड तक पहुँचे, ये इसकी लिमिट है। इससे पीछे पीछे ये बहुत ज़्यादा पावर जनरेट नहीं करेगी है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस मिशन आपको पता है वो एम्पलीफिकेशन नहीं करता, वो तो नॉन रेडिएटिव डिके होता है। एम्पलीफिकेशन कब होती है, जब स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये उस वक्त तक स्टिमुलेटेड एमिशन को स्टार्ट, थोड़ी सी भी करंट बढ़ाएंगे तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्टिकल आउटपुट पावर है आपके पास, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, और ये रिड्यूस होती है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। आप जाहिर बात है कि आप जब यहाँ पर करंट को इनक्रीज कर रहे हैं, तो करंट को इनक्रीज करने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं, या आप क्या लें जी इधर जो करंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों की वजह से, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों को इनक्रीज कर रहे हैं। जब आप उनको इनक्रीज कर रहे हैं तो वो पीएन जंक्शन का मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ रहे हैं। जब वो बढ़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो टकराएंगे एटम्स के साथ टकराएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो करंट की वैल्यू थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगी। थ्रेशोल्ड तक जब करंट की वैल्यू पहुंचेगी तो उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और लाइट जो है वो एम्पलीफाई होना, यानी कि अब इस टेम्परेचर का बढ़ना ज़रूरी है, और टेम्परेचर के बढ़ने के लिए क्या है कि करंट को थ्रेशोल्ड से आगे जाना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी आउटपुट ऑप्टिकल पावर है, द आउटपुट ऑप्टिकल पावर, जो आपके पास आउटपुट ऑप्टिकल पावर है, आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो वो जो ऑप्टिकल आउटपुट पावर है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, और ये रिड्यूस हो जाती है विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, एंड reduces with the decrease of temperature।
और टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने से ये डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर आपको अच्छा खासा यहाँ पर चाहिए। अब जो एप्लीकेशन है लेज़र डायोड की, अब हम उसको देख लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी कर ली है। Applications of laser diode। तो जो आपके पास एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर लेज़र डायोड की, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो नंबर 1 के ऊपर सीडी और डीवीडी प्लेयर्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। फिर नंबर 2 पर लेज़र प्रिंटर्स के अंदर ये इस्तेमाल होती है, और फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के अंदर भी, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, इसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा चौथे नंबर पर बार कोड रीडर्स, ये जो बास कोड्स होते हैं उनको डी कोड करने के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद है 5वें नंबर पर मेडिकल मशीन्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल मेडिकल मशीन्स में भी होता है। अब मेडिकल मशीन्स जो होती हैं, जैसे कोई अनवांटेड टिश्यूज़ आपने रिमूव करने हैं, जैसे कैंसर सेल्स हैं और रेटिना की सर्जरीज़ हैं। बात को लोग जो हैं वो आजकल वो भी ये सर्जरी करवाते हैं इससे कि ऐनक उतर जाए ना आपकी ऐनक, तो उसकी भी एक एज लिमिट होती है कि वहाँ तक अगर आप सर्जरी करवा लें तो 70% ये होता है कि वो आपकी आई जो है वो ठीक हो जाती है, नज़र आपकी ठीक हो जाती है। तो उसके अंदर भी ये सेमीकंडक्टर लेज़र जो है इसी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी इनको ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर भी ये इस्तेमाल होती है, व्हीकल्स। तो जो लेज़र डायोड टेक्नोलॉजी है, इसमें आप जो है डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं ड्राइविंग के लिए। ठीक है, इसको कहते हैं LIDAR। ये वाले सिस्टम जो हैं इनको किया जाता है इम्प्लीमेंट ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए। ऑटोनोमस ड्राइविंग का मतलब होता है कि आप ऐसी ड्राइविंग कर सकेंगे जो ऑटोमेटिक हो, जिसके अंदर जो है कैमरेज लगाए जाते हैं और उन कैमरोज के साथ लेज़र जो होती है उसको अटैच किया जाता है, जिसमें फ्रंट के ऊपर भी कैमरा लगा होता है, बैक के ऊपर भी कैमरा लगा होता है। आपको पता लग रहा होता है कि आपके पीछे और आगे जो है वो किस तरह चीज़ें मूव कर रही हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, आप साइंस के अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं चीज़ों को मेजर करने के लिए। ठीक है, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होती है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन। तो लेज़र जो हैं इनको ये इनके अंदर आप यूज़ करते हैं डिवाइसेस जो रिमोट कॉन्टैक्ट लेस मेजरमेंट्स, जैसे स्पेक्ट्रोमीट्री और रेंज फाइंडर्स। अगर आपने रेंज फाइंड करनी है ना कि किस रेंज तक कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही है, ये आप कहते हैं ना वो
लेज़र गाइडेड मिज़ाइल होता है जो, ठीक है, उसके लेज़र गाइडेड मिज़ाइल के अंदर भी लेज़र जो होती है वो रेंज को डिसाइड कर रही होती है, ठीक है, उसकी दोनों साइडों के ऊपर लेज़र होती है और वो ये डिसाइड कर रही होती है कि उसने किस रेंज तक इस मिज़ाइल को ले के जाना है। और चूँकि हाईली डायरेक्शनल होती है तो आपने जब रेंज फाइंड करनी है लेबॉर्ट्री के अंदर, आप जब वो मिज़ाइल डिज़ाइन किए जाते हैं लैब के अंदर, तो लेज़र की मदद से ही उनकी रेंज फाइंड की जाती है कि कहाँ तक का टारगेट लेके जाना है और उसने उस रेडियस के सर्कल के अंदर गिरना है जाके मिज़ाइल में, ठीक है। उसके बाद इसकी इंडस्ट्री के अंदर भी एप्लीकेशंस हैं। 8वें नंबर पर इंडस्ट्री, तो लेज़र डायोड्स जो हैं इनको सोर्स ऑफ लाइट के तौर पर यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी जो लाइट होती है वो हाईली इंटेंस होती है। तो इंडस्ट्री के अंदर अगर मटेरियल्स को आपने कट करना हो, कटिंग ऑफ मटेरियल्स, ड्रिलिंग ऑफ मटेरियल्स, ट्रिमिंग ऑफ मटेरियल्स, उन सब के लिए ये इस्तेमाल होती है। ठीक होगी जी बात। अच्छा जी, अब हमने जो है अभी तक सेमीकंडक्टर लेज़र्स, रूबी लेज़र्स, एनडी यांग लेज़र और एनडी ग्लास लेज़र ये हमने स्टडी कर लिया। अब आगे जो हमने स्टडी करना है, मैंने अभी पीछे होमो जंक्शन का नाम मैंने लिया था, ठीक है, होमो जंक्शन का नाम जो है वो मैंने लिया था। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि व्हाट इज़ होमो जंक्शन लेज़र। तो होमो जंक्शन लेज़र जो है ये सिंपलेस्ट और अर्लीस्ट फॉर्म है सेमीकंडक्टर लेज़र की, जो कि बेस करती है एन डोप्ड पीस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, यानी कि एन टाइप को गैलियम आर्सेनाइड के साथ डोप किया जाता है। होती ये सेमीकंडक्टर लेज़र ही है। तो द सिंपल एंड earlier form of a semiconductor laser, जो सेमीकंडक्टर लेज़र है उसकी जो अर्लीस्ट और सिंपल फॉर्म है वह was based on n-doped piece of gallium arsenide। इसको गैलियम आर्सेनाइड से क्या किया जाता है, डोप किया जाता है। अ पोर्शन ऑफ द मटेरियल वाज पी डोप्ड बाय डिफ्यूजन, इसका एक पोर्शन जो है उसको पी टाइप से भी डिफ्यूज़ किया जाता है, ठीक है। अ पोर्शन is also diffused with P type। तो इसका एक पोर्शन जो है उसको P टाइप से भी डिफ्यूज़ किया जाता है टू मेक ए PN जंक्शन, टू मेक ए PN जंक्शन, यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड, एज शोन इन फिगर 1। अब यहाँ पर मैं फिगर बनाता हूँ इसकी।
ये देखें ये मटेरियल है, इसके साथ ठीक है जी, यहाँ पर ये इसकी जो साइड्स हैं ये रफेंड साइड है, साइड्स, और इधर ये एक मिरर है। अच्छा, उसके बाद ये इस जगह पर एक मेटल कांटेक्ट है, ठीक है जी, और इधर से इसके साथ मिला दें तो यहाँ से अब इसके अंदर से निकलेंगी लाइट की रेस, इसी तरह इधर से भी निकलेगी लाइट की रेस जो है। तो ये जो है अगर इनको दोनों को मैं आपस में मिला दूँ यहाँ से, ठीक है, और इधर से एक लाइन इस तरफ ले जाऊं तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, रेडिएशन पैटर्न। ये मैटर कांटेक्ट हो गया, ये रेडिएशन पैटर्न हो गया, ये रफंड, फिर इधर भी इस जगह पर भी ये मेटल कांटेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी फिगर होगी, होमो जंक्शन लेज़र की। ये आपके पास ये जो मिरर है ये कटा हुआ है, इसको कहते हैं क्लीव्ड मिरर, ठीक है, और ये होमो जंक्शन लेज़र है, ये फिगर जो है 1, होमो जंक्शन लेज़र, ये हमारे पास होमो जंक्शन लेज़र है showing light emission from cleaved edge, कटे हुए एज से। क्लीव का मतलब होता है कटा हुआ, फ्रॉम cleaved edge। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, शुक्र, तुसी सुनाओ। बिल थोड़ा बन गया 79,000 प्रैक्टिकल आ गए रेल अंदर नहीं, वो रेल मंगवाई थी। अच्छा बन गया, चलो तो ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? मेरा एक 4 ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। सब पे लगता थी ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈੱਕ? 15 तरीक तक आ जाए। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਜੋ। और जनाब मैं ਤੁਸੀਂ मेरी भी ड्यूटी करते, कोई मसला नहीं, ਤੁਸੀਂ फ्री हो। नहीं मैं फारग होना, कोई मसला नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा वो मेरा पैसे भेज सकते जी हाँ, मन वेख ले सर ना, वो मैं 10,000 भेज देता इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा 2 केसेस। बंदा बस आमी भागी होने थे। अच्छा चलो मेहरबानी। मैं कांटेक्ट नहीं थी होंदा। अच्छा वो उन्हें आमी भरी थी, मैं चलो सही, अल्लाह करे। ठीक है, जिले ऑडिट हो गया फिर कोई नहीं मसला। बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, ये फिगर बन गई हमारे पास।
अब यहाँ पर जो है हमारे पास वन टाइप ऑफ मटेरियल है जिसको हम रेफर कर रहे हैं एज ए होमो जंक्शन स्ट्रक्चर लेज़र। एक टाइप ऑफ मटेरियल जो है, वैसे तो पी एन जंक्शन है लेकिन इसमें मेन जो है वो एक पी को आप यूज़ कर रहे हैं। तो जो ऑप्टिकल कैविटी है उसको हमने बनाया बाय क्लीविंग टू एजेस अलॉन्ग ए क्रिस्टल प्लेन और रफ़ की अदर्स को, यानी कि इसके अंदर कैविटी जो है वो जनरेट किया और इसकी जो सरफेस है उसको रफ़ पहले रगड़ के उसको रफ़ किया, रफ़ करने के बाद उसको काटा है और काटने के बाद उसके अंदर कैविटी जो है वो बनाई है। ठीक है, उसके बाद जो क्लीव्ड एजेस हैं ये इनको हम अनकोटेड छोड़ देते हैं फ्रेजनल रिफ्लेक्टिविटी को शो करने के लिए। ठीक है, अब इनको अनकोटेड का मतलब यह है कि कोटिंग नहीं की हुई उसके ऊपर। अगर आप कोटिंग करेंगे तो फिर वो टोटली क्या करेगा, वो रिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है, हम उनको अनकोटेड छोड़ देते हैं और अबाउट 30% इसके अंदर जो होता है वो लार्ज डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर। यानी बात है, जो आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, ऑप्टिकल मटेरियल जो होता है उसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो इस स्पेशली इस होमो जंक्शन लेज़र के अंदर 30% का डिफरेंस है वो यूज़ होता है। कितना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 30%। तो जो पार्शियल मिरर्स हैं वो एक फैब्रिक पैरेट ऑप्टिकल कैविटी बनाते हैं और जो रफ एजेस होते हैं विल प्रिवेंट क्रॉस वाइज स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब ये होते हैं ये फैब्रिक पैरेट और माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, ये शायद पढ़े हो आपने उसमें। तो फैब्रिक पैरेट और माइकलसन जो होता है ना, ये दो किस्म की कैविटीज़ जनरेट की जाती हैं। तो इसके अंदर जो है वो कौन सी कैविटी बनाई जाती है, वो फैब्रिक पैरेट कैविटी बनाई जाती है, क्योंकि हम जो एजेस होते हैं उनको रफ़ कर देते हैं, रफ़ करके काट के उनको बनाया जाता है, इसलिए फैब्रिक पैरेट को यूज़ किया। अब क्यों ये यूज़ करते हैं हम? बेसिकली जो फैब्रिक पैरेट होता है या माइकलसन इंटरफेरोमीटर वो इंटरफेरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंटरफेरेंस जो होती है उसके अंदर रिफ्लेक्शन भी होती है। इंटरफेरेंस के अंदर रिफ्लेक्ट जब किसी मटेरियल के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्शन भी होती है। और ये क्रॉस वायर रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि किसी ख़ास पॉइंट जिसको फोकस किया होता है उस फोकस से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। क्रॉस वायर्स का मैं वो कहते हैं ये टेलीस्कोप लगाई हुई है तो इसके क्रॉस वायर्स को सेट करें। वो क्रॉस वायर का सेट करना होता है, वो जो इस तरह निशान नहीं बना होता ये, वो इसके मिडल के अंदर आपने लेके आना होता है इसको कहते हैं क्रॉस वायर। ठीक है, ये क्रॉस है, उसके सेंटर के ऊपर आपने लेके आना, उधर से इमेज को आपने उसके सेंटर पे ला के देखना। यानी कि इमेज को ना तो इस तरफ होना चाहिए ना इस तरफ ना इस तरफ। क्रॉस वायर्स का मतलब है कि बिल्कुल सेंटर के ऊपर जो इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो उसके क्रॉस वायर्स पे आपने इसको दे के आना है। अब ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्रॉस द जंक्शन विल प्रोड्यूस ए ग्रेडेड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन एक्टिंग एज ए ऑप्टिकल वे। अब ग्रेडेड इंडेक्स, ये ग्रेडेड इंडेक्स का जो लफ्ज़ है ना ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं ना उनको मेरा ख्याल है वो फर्स्ट ईयर का जो है ना चैप्टर नंबर 10 उसके अंदर उसने सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स और ये वाले सारे फाइबर। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये जो ग्रेडेड इंडेक्स का यहाँ पर मतलब ले रहा है ना, वो ये ले रहा है कि इसकी कोर जो है ना वो ज़्यादा डेंस है। सेंटर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, सेंटर से डेंस ज़्यादा है, साइडों से रफ है। तो साइडों के ऊपर जाके डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, लेकिन सेंटर के अंदर जो है कोर जो है उसका जो मेन पार्ट है वो ज़्यादा डेंस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो अब इस सूरत के अंदर जो करंट डेंसिटी है इस डिवाइस के लिए वो लेस करती है कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पर आप लेते हैं इसका ऑर्डर 500
से लेकर 1000 एरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? J इज इक्वल टू आई ओवर ए, एम्पेयर पर मीटर या एम्पेयर पर सेंटीमीटर। तो जो टेम्परेचर है वो बहुत सेंसिटिव होता है और उसको मेजर किया जाता है रूम टेम्परेचर से कंपेयर करके, और इसका जो टेम्परेचर यहाँ पर लिया जाता है वो लिया जाता है 30 से 50 के केल्विन ए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना टेम्परेचर लिया जाता है। अब यहाँ पर जो मेन रीज़न है हाई थ्रेशोल्ड करंट की, वो ये है कि जो थिकनेस होती है इन्वर्जन रीजन की वो इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर, मेकिंग इट इंटेंसिटी टू प्रोवाइड ए ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ इंजेक्टेड कैरियर्स। ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ इंजेक्टेड कैरियर्स। इंजेक्टेड कैरियर्स का मतलब है तो सेमीकंडक्टर लेजर ही है ना, तो वो पीएन जंक्शन ही बना हुआ है। अब उस पीएन जंक्शन के अंदर आपको हाई थ्रेशोल्ड करंट चाहिए। हाई थ्रेशोल्ड करंट कब आएगी? हाई थ्रेशोल्ड करंट उस वक्त आएगी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल ज़्यादा आपस में रिकम्बाइन करेंगे अक्रॉस द जंक्शन। जब वो क्रॉस द जंक्शन उनकी ज़्यादा मूवमेंट होगी तो करंट जो है वो हाई थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगी। जब वो हाई थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगी तो उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की वो इंक्रीज़ होगी। उनके इंक्रीज़ होने से अक्रॉस द जंक्शन मूवमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, जब अक्रॉस द जंक्शन मूवमेंट बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से फिर आपको आउटपुट के ऊपर लेज़र जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर जो फ्लैटर डिस्ट्रीब्यूशन भी ली जाती है अब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फ्लैटर डिस्ट्रीब्यूशन। फ्लैटर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कोई एक तो होती है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह करके यूँ आ रही होती है, नहीं ऐसी नहीं, कोई इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको फ्लैटर डिस्ट्रीब्यूशन। मैं कहूँगी एक ही तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चार्ज कैरियर्स की आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? होमो जंक्शन लेज़र। ठीक है, अभी टाइम ओवर हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपको कल पढ़ाऊँगा हेट्रो जंक्शन लेज़र। ठीक है।